पूर्वांचल सहित देश की सियासत का सबसे बड़ा केंद्र वाराणसी पर अब सबकी नजर टिकी हुई है। 7 मई और 14 मई के बीच में यहां पर नामांकन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसको लेकर सभी दलों ने अपनी अपनी तैयारियों को शुरू कर दिया है। 7वें चरण यानी अंतिम चरण 1 जून को यहां पर वोटिंग होगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात कर लिया जाए तो यहां पर महीनों पहले से ही प्रधानमंत्री मोदी के सबसे बड़ी जीत का दावा कर दिया गया। यहां तक कि 10 लाख से अधिक वोटों से जीत का संकल्प लेकर बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं, तैयारियों को कर रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व जो है वो भी वाराणसी अब पहुंच रहा है। इसके अलावा जो नामांकन प्रक्रिया है वो क्या कुछ होगी, कैसे यहाँ पर तैयारियां होगी, इसको लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ प्रदेश मंत्री मीना चौबे जी जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे। मैम, जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, बैठक चल रही हैं, संभावित तिथि क्या कुछ रहने वाली है, क्या कुछ रहेगा नामांकन में? प्रधानमंत्री देखिए, अभी तो हम लोग सब तैयारियों में ही लगे हैं। एक तो नामांकन, और नामांकन के अलावा भी कहा जाए कि चुनावी दृष्टि से अगर देखा जाए तो वाराणसी तो चूँकि अब यहाँ से तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को चयन करके और जो जनता ने चुना और चुन करके तीसरी बार भेजने की पूरी तैयारी हो रही है, तो निश्चित जनता में तो एक पूरा उत्साह है। लेकिन संगठनात्मक दृष्टि से जो भी प्रदेश के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जितने काम होते हैं चुनावी से संबंधित, वो पूरे वर्ष भर, हमारे वर्ष पर्यंत चलने वाला कार्यक्रम होता है। चुनाव में विशेष रूप से उस पर लोग ध्यान देते हैं। हमारे कार्यकर्ता डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं, लाभार्थियों से संपर्क कर रहे हैं, प्रबुद्ध जनों का सम्मेलन हो रहा है, तमाम तरह के अभियान चल रहे हैं। तो उस अभियानों को एक तरह से चुनावी ही हम सब लोग उसको देखते हैं कि चुनावी दौर में लोगों से मिलना जुलना, उससे पहले तो लगातार मिलना होता ही है, लेकिन इसमें विशेष होता है। लेकिन नामांकन के दृष्टि से तो विशेष ही, जैसा कि 14 में आप लोगों ने देखा था, ये प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, बाबा विश्वनाथ जी का क्षेत्र है। और बाबा विश्वनाथ जी, जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, तो उसी तरह से जनता उनको पलक पावड़े बिछा कर रखती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद से बहुत सारे गांव मैं जाती हूँ, शहर में महिलाओं के बीच में जाती हूँ, लोगों के बीच में जाती हूँ, जो उत्साह देखने को मिल रहा है। फिर लोग एक बार इंतजार कर रहे हैं कि हम लोग उसी तरह से अद्भुत विशाल रैली में अपने को जोड़े और जोड़ करके उनके नामांकन की प्रक्रिया को हम लोग पूरा करें। ऐसा यहाँ पर गतिविधियाँ चल रही हैं। जी मैम। और इसके अलावा सुल्तानपुर जिले की आप प्रभारी भी हैं। मेनका गांधी के नामांकन में आप शामिल रही हैं, उनके साथ पूरी जो नामांकन प्रक्रिया हुई, रोड शो हुआ, उस दौरान आप मौजूद रहीं। क्या कुछ लोगों का वहां पर उत्साह दिखा? भारतीय जनता पार्टी की सुल्तानपुर में क्या कुछ तैयारियां हैं? वहाँ भी मैं तो एक बार पहले भी अभी आपसे बताई कि भारतीय जनता पार्टी वर्ष पर्यंत चुनाव की तैयारियां करती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कार्यकर्ता कभी बैठता नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष जी हो, हमारा संगठन निरंतर सतत चलता रहता है। हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि चुनाव आया तो हम लोग चलने लगे या बैठने। जनता के बीच लगातार चलना है, संगठनात्मक कार्य लगातार हो रहे हैं। तो मैं तो सुल्तानपुर के प्रभार के नाते मैं वहाँ देख रही हूँ कि जैसे वहाँ भी एकदम जनता में खूब उत्साह है। नामांकन का आप सब लोग देखे होंगे, दृश्य देखे होंगे कि अद्भुत दृश्य था। 4 घंटे हम लोगों को लगे, करीब लगभग 3 किलोमीटर पार करने में। तो यह जनता में उत्साह था। जनता एकदम झूम करके सड़कों पर उतर आई थी, पुष्प वर्षा कर रही थी, और जनता के बीच में हम लोग लगातार जा भी रहे हैं। तो मेनका जी को माँ मेनका, फिर एक बार ऐसा नारा लगा रहे थे, तो माँ मेनका के रूप में उनको संबोधन कर रहे हैं। उनकी सहज कार्यशैली को लोग बहुत पसंद भी कर रहे हैं। वहाँ भी हम सब लोग अभी माननीय मेनका गांधी जी 9वीं बार सेलेक्ट होंगी लोकसभा में, तो ये भी एक इतिहास रचा जाएगा। और भारी मतों से 4 लाख पार का टारगेट है कि सुल्तानपुर में मेनका गांधी जी जीत के आएंगे। देखिए, मेनका गांधी भी गांधी परिवार से आती हैं। इसके अलावा एक और 2 सदस्यों की भी चर्चा लगातार है। हालांकि आप आप दूसरी पार्टी से हैं, वो एक अलग पार्टी से हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अमेठी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जहां तक कि अब जानकारी आ रही है, क्योंकि कल तक ही नामांकन प्रक्रिया को पूर्ण करना था। आपको क्या लगता है? देखिए, वो आना भी चाहे तो आए ना, स्वागत है, कौन मना कर रहा है उनको। वो उनका निर्णय होता है कि वो वायनाड जाए, अमेठी जाए, रायबरेली जाए, हिम्मत दिखाएं, आए। और आएंगे तो किसी भी तरह से उनको तो इस मामले में अपने को अब क्या उनका हश्र होना है तो आप जान ही रहे हैं।
देखिए हिम्मत भी होना चाहिए, और हिम्मत नहीं है, कांग्रेस के पास वो बल ही नहीं है। वो तो अपने इतने दलों के साथ जो गठजोड़ किए हैं, महाठगबंधन उसको मैं कहती हूँ, वो ठगबंधन है। क्योंकि जब एक दूसरे से जब किस प्रकार की सौदेबाजी होने लगती है, वहाँ कोई नेतृत्व विहीन है, पूरा दल नेतृत्व विहीन है। वो उनको प्रधानमंत्री चाहते हैं, वो सभी अपने प्रधानमंत्री लॉन्च करना चाहते हैं, तो उस दल में क्या रह गया है? कोई दल में नहीं है। तो कांग्रेस अपने को भले कहे, लेकिन हिम्मत तो वो है नहीं। कांग्रेस अब कितने सीटों में उत्तर प्रदेश में लड़ रही है? आप 17 सीटों में, तो जिस दल के पास यह साहस नहीं है कि 80 लोकसभा में मात्र 17 सीटों पर लड़े, उस दल के बारे में कौन सी कल्पना आप कर सकते हैं? उसका हश्र तो आप देख ही रहे हैं। फिर कौन सा आप प्रधानमंत्री बनने का कौन सा ख्वाब है? ये तो कोरा ख्वाब है। मैं दिन में स्वप्न देखने लगूं, फिर इसमें क्या कांग्रेस का हाल वही है, स्वप्न देखना, और कुछ नहीं हो सकता। एक अंतिम सवाल, राजनीतिक सामाजिक जीवन के साथ साथ आप गृहस्थ जीवन की भी जिम्मेदारियां उठा रही हैं। मंगलसूत्र को लेकर बीते हफ्तों से खूब चर्चा हुई, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की भी तरफ से बातें कही गई। आपको क्या लगता है, मंगलसूत्र एक ऐसा विषय है जिसको राजनीतिक चुनावी मंच से या अन्य विषयों से बीच में नहीं लाना चाहिए, आपको लगता है? देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है नहीं, ठीक है, और मुद्दा नहीं है तो अनाप शनाप वो घोषणाएं करती हैं, अनाप शनाप बातें करती है। वो जनता के हित की बात कहे ना। एक बार तो वो अपने जो पूर्व में 60 साल उन्होंने क्या किया, अब आप तो जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, आप लोग तो साथ ही रहे हैं। 2013, 2012, 2009 क्या घोटाले आए, कितने कांग्रेस ये बताए ना कि उसने पहले क्या किया। जब वो बताने में सक्षम नहीं है, क्योंकि वो जब बताएगी तो उसको अपने घोटालों के बारे में चर्चा करनी पड़ेगी कि हमने क्या क्या किया, DLF किया, वो जवाब दे राहुल। फिर आया कोयला घोटाला, आया 2G आया, ये आया, वो आया, सब देखे खेल घोटाला हुआ। तो क्या क्या घोटाले आए कांग्रेस के शासन में, उसने विकास क्या किया, इसका हिसाब तो उसके पास है ही नहीं। सैनिक, हमारी सीमाएं, तब तमाम चीज़ें रही, तब वो सब चीज़ों का कोई है नहीं। देश के गरीब के लिए कुछ नहीं किया, महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। आज महिलाएं कम से कम अपने को कितना स्वावलंबी भी महसूस कर रही हैं, शिक्षित भी हो रही हैं और सम्मानपूर्वक जी रही हैं। आज नारी शक्ति बंधन अधिनियम से लोकतंत्र के लोकसभा में भी और विधानसभा में भी जो अवसर मिलने का अवसर प्राप्त हो रहा है, 27 साल से किसी नेतृत्व के पास यह क्षमता नहीं थी कि वो उनको अवसर दे। तो ये एक बड़ी बात है। महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं चल रही हैं, ये कितनी बड़ी बात है। आप सोचिए, गांव गरीब की महिलाओं की भी कल्पना करिए और शहर की महिलाओं की भी, तो कितना निर्भय हो गया। हम लोग आज 12 बजे रात को भी चल के आते हैं तो डर नहीं लगता है। आज महिलाएं हम लोगों के साथ कहती हैं, नौकरी करती हैं, तो वो कहती हैं कि डर नहीं लगता। अब वो डर पहले कैसा था? तो ये तो एक तय करना होगा ना। किसान है, युवा है, सबके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री गरीब के बारे में सोच रहे हैं। गरीब के बारे में उनकी कितनी गहरी चिंतन है कि वो गरीबों के लिए क्या कर डालें, कितना काम करें, उनके मन में हमेशा ये चलता रहता है। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो जैसे जैसे चुनाव के चरण अंतिम चरण की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे जो सियासी सरगर्मी है वो देश की बढ़ रही है। ऐसे में जहां भारतीय जनता पार्टी का साफ दावा है कि एनडीए के साथ 400 से अधिक सीटें जीतने जा रहे हैं, वहीं इंडिया गठबंधन ने भी सीधे तौर पर चुनौती देते हुए कहा है कि आप 150 सीटों पर सिमट रहे हैं। वैसे ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद किसको मिलता है और 4 जून को क्या नतीजे आते हैं। एबीपी लाइव के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी।